बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन 3 बड़ी खबरों की जिन्होंने इंतज़ामी शफाफियत, तहकीकाती इदारों की साख और हुकूमती कारकर्दगी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान पर रिश्वत लेने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे लाहौर की। LDA और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दरमियान हदूद का तयन न होने के बायस दोनों महकमे करोड़ों रुपए के रेवेन्यू से महरूम होने लगे हैं। कब्जा माफिया की मिली भगत से नक्शा फीस, कमर्शलाइजेशन फीस और दीगर फीसों की मद में करोड़ों रुपए हजम करने लगे हैं। इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा लाहौर फ़हीम अमीन। जबकि प्रोग्राम के आखिर में हम रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पंजाब के तरक्याती मंसूबों में खिलाफे ज़ाब्ता इकदायगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद समेत 6 अजला में करोड़ों रुपए की इजाफी अदायगियाँ हुई हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी रुबाब चीमा। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इदारे की जिसका मकसद अवाम की हिफाजत था, मगर इल्जामात ने उसकी साख पर सवालिया निशान लगा दिया है। नाजरीन, डकी भाई की गिरफ्तारी ने साइबर क्राइम एजेंसी के निज़ाम में छुपी नई कहानी को बेनकाब कर दिया है। रिश्वत, असर रसूख और मुबहिम तहकीकात, वो इदारा जो अवाम को साइबर जराइम से बचाने के लिए बना था, खुद इल्जामात के जाल में फंस गया है। मजीद इस बारे में तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो तफसीलात बताएं ना कि आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि केस तो डकी भाई की गिरफ्तारी का चल रहा था, लेकिन उसके बाद आखिर ये कौन सा नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल ये बड़ी दिलचस्प कहानी बनती जा रही है और कहानी ज़ाहिर है आपने नाम ले लिया, पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर भी समझे जाते हैं, फिर उसके साथ डकी भाई जो कहलाते हैं, फिर इसके साथ साथ जो बैटिंग और जुए की जो ऐप्स हैं उनको प्रमोट करने का उन पे इल्ज़ाम था। उसके हवाले से उनको गिरफ़्तार भी किया गया। जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो उनके साथ साथ छोटे छोटे जो डक्की भाई थे यानी यूट्यूबर्स थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये तकरीबन 8-9 लोगों के खिलाफ पर्चा हुआ, FIR दर्ज हुई। NCCI ने ये गिरफ्तारियाँ की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये मई 2024 में बनी थी, तकरीबन 1.5 साल होने को है। इन्होंने ज़ाहिर गिरफ़्तारी की। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये गिरफ़्तारी हो गई तो हमने देखा कि डकी भाई को जो है वो चंद साल कैद हुई और उनको जुर्माना भी हुआ, लेकिन बाकी सारे छूट गए। तो वहाँ से बात जो है वो निकलना शुरू हुई। फिर डक्की भाई की जो अहलियाँ हैं उन्होंने दाएं बाएं लोगों को अप्रोच करने भी शुरू किया कि जनाब आपने तो सज़ा दे दी, हमसे तो इतने लोगों ने इतने पैसे भी लिए हैं, कुछ जगहों पे 90 लाख रुपए का जिक्र आ रहा है। फिर बाइनेंस वगैरह जो इस तरह की ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स वगैरह हैं, उन अकाउंट से पैसे भी जो है वो शिफ्ट होने का जो है वो हुआ कि इसमें NCCI के लोग शामिल थे। ये वो सारी चीज़ें जब वो बाहर आना शुरू हुई तो न सिर्फ सोशल मीडिया पे डिस्कशन शुरू हुई बल्कि मुख्तलिफ हलकों में ये बहस शुरू हो गई कि NCCI, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा, उसका काम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना था, साइबर क्राइम को रोकना था। क्या वो खुद इस धंधे में मुलविस हो गई है? क्या वो लोगों से पैसे लेना शुरू हो गई है? यहाँ से जो है वो मामलात गंभीर होना शुरू हो गए कि कैसे एक ही पर्चे में जो है वो डकी भाई को सजा हो जाती है, उनको जुर्माना होता है, लेकिन बाकी यूट्यूबर्स जो हैं और जो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने वाले लोग हैं, हम थोड़ा सा नाज़रीन को थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि बैटिंग ऐप्स पाकिस्तान की जो क्रिकेट या स्पोर्ट्स होती हैं, खासतौर से क्रिकेट, उसमें कई ऐसी जुए की जो ऐप्स हैं उसको मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और बड़े बड़े खिलाड़ियों के जरिए, फॉर्मर क्रिकेट स्टार्स के जरिए उनको प्रमोट किया जाता है। ये यूट्यूबर्स थे, ये भी उनमें शामिल थे और कहा जाता है कि डकी भाई ने मतलब अगेन रिपोर्टेडली 20 से 25 हज़ार डॉलर लेते रहे इन तरह की ऐप्स की प्रमोशन का। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर चूँकि बैटिंग ऐप्स और बैटिंग इलीगल है तो फिर ये मामला जो है वो गंभीर होता गया। फिर लोगों की मीडिया में ये मामला उछला भी कि कैसे पाकिस्तान में इन ऐप्स को प्रमोट किया जा रहा है। फिर NCCI ये हरकत में आई, दरखास्तें भी गई वहाँ पर, और जब ये लोग पकड़े गए तो उसके बाद से फिर इन लोगों ने जान छोड़ने की भी कोशिश की। अब जब इन लोगों को पकड़ा गया तो वहाँ से जब कहा यह जाता है कि NCCI के लोगों ने जिन अफसरान के खिलाफ अब पर्चे भी हो गए हैं, कुछ जो
जो है वो गायब थे, वो सामने भी आ गए। तो जब इनको पकड़ा गया, जब इन्होंने जब उनके अकाउंट्स देखे, उनके पैसे की रेल पेल देखी उनके अकाउंट्स में, तो उनकी रालें टपकने लगी। उनका ये तो बहुत बड़ी जो है हमारे पास बिग फिश आ गई है, लिहाजा इसको मिल्क किया जाए। तो इसके बाद उन्होंने जनाब कुछ कहा कि जनाब हम आपको जो है वो कुछ शकें आपकी कम करवा देंगे, आपका चालान जो है वो उस तरह मजबूत नहीं होगा, तो अदालत से आपको ज़मानत मिल जाएगी और कुछ हाजिरियों के बाद आप फ्री हो जाएंगे। और वही काम हुआ, डक्की भाई के अलावा जितने लोग थे वो सब के सब फ्री हो गए। और यहाँ से मामला मजीद मशकूक हुआ कि जब डक्की भाई अंदर भी हैं, उनसे मजीद पैसों का मुतालबा किया जा रहा है। ठीक है, वो पाकिस्तान के बड़े जो है वो सर फहरिस्त लोगों में आते हैं, इसके अलावा और काफ़ी लोग, रजब भट्ट वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो है वो ये सारे लोग थे जिस पे एक बहुत जो है सवालिया निशान आना शुरू हो गया। तो पता लगा कि जो ये FIA के लोग थे, इन्होंने इदारों का नाम इस्तेमाल करके इन लोगों से पैसे वसूल करना शुरू किया गया। अच्छा। तो ये तो सिर्फ क्रिप्टो और जो है वो डक्की भाई वाला मामला था। इसके साथ साथ हम एक अरसा पहले, आपको याद होगा, हमने प्रोग्राम किया था कि चाइनीज जो गैर मुल्की लोन ऐप्स हैं वो किस तरह लोगों को घेरे में लेती हैं और किस तरह गरीब लोग जो है उसमें आ जाते हैं। और एक शख्स थे जिन्होंने अपने 8-9 करोड़ रुपए जो गवा दिए और एकदम इस्लामाबाद में और लाहौर में इन जो है वो ऐप्स पे जो है वो बाकायदा तौर पे छापे पड़े। इनमें जो लोग मुलविस पाए गए थे, बड़े बड़े ज़ाहिर पाकिस्तानी भी इसमें शामिल थे, जो पसे पर्दा काम कर रहे थे, उन लोगों को भी जो है वो रिश्वतें देकर उनको छोड़ दिया गया या उनकी अदालतों से जमानतें हो गई। ये सारा केस बनता गया। तो जब ये डक्की भाई वाला मामला हुआ तो उसके बाद चीज़ें सामने आई कि इदारों का नाम लेकर NCCIA के लोग बाकायदा तौर पे लोगों से पैसे ईंट रहे हैं और अच्छी खासी अमाउंट में ईंट रहे हैं, 20 से 30-50 लाख तक ईंट रहे हैं और कई जगहों पे डॉलर्स की अमाउंट थाउजेंड्स में शिफ्ट हुई हैं। यहाँ से फिर जो है वो इदारे हरकत में आए और उन्होंने बाकायदा तौर पे एक्शन लिया। और जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो जो चीज़ें सामने आई हैं, इस्लामाबाद से जो 2-3 लोग पकड़े गए हैं, उनके जो अकाउंट्स, उनके फैमिलीज़ के अकाउंट जब चेक किए गए तो इदारों के तो जो है वो क्या कहते हैं तोते उड़ गए कि जनाब इस हद तक के जा सकते हैं। तो वो चीज़ें मतलब ज़ाहिर पूरी दुनिया में होती है करप्शन और ये चीज़ें सारा कुछ, लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि दिन दिहाड़े लोगों को, मजबूर लोगों को आते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 लाख के करीब जो दरखास्तें हैं वो साइबर क्राइम में आ चुकी हैं। अच्छा। कि कोई शख्स जो है वो किसी को साइबर का गिला है कि हमारे खिलाफ ऑनलाइन कुछ हो रहा है, किसी को फाइनेंशियल को हो रहा है। इन 1 लाख दरखास्तों में 70% जो दरखास्तें आ रही हैं वो तमाम हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड की आ रही हैं। अच्छा। कि किसी से इजी पैसा पे फ्रॉड हो गया, किसी से जैस पे फ्रॉड हो गया। ये जिस इदारे की बात हम कर रहे हैं, अगर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसके अफसरान पर ही इस तरह के इल्जामात लगेंगे, रिश्वत लेने के इल्जामात दुरुस्त भी हैं, तो फिर इंसाफ कौन करेगा और अवाम को इंसाफ कौन दिलाएगा? देखिए, यही मैं पिछले दिनों जब हम इस स्टोरी पे भी काम कर रहे थे तो यही परेशानी जो है वो मुझे हुई और अफसोस भी हुआ कि ये वो अफसरान थे, वो इंस्पेक्टर्स थे, डिप्टी डायरेक्टर्स थे, जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को, सोशल मीडिया पे लोगों को हरासा करने वालों को जो है वो अदालतों में पेश करते थे, उनके चालान पेश करते थे, उनके हवाले से वो गुलाह के साथ असिस्ट करते थे। और कुछ दिन पहले यही लोग मास्क पहन के अदालतों में मुलजिम के तौर पे पेश हो रहे थे। अब देखिए खुदा का जो है वो करना कि वो लोग जो कुछ अर्सा पहले क्या कर रहे थे, लोगों को जो है वो अंदर कर रहे थे, लोगों के जो है वो केसेस वगैरह में अदालती मुआवनत कर रहे थे, वो खुद जो है वो मुलजिमपन के अदालतों में पेश हो उनको किया जा रहा है और वो अपना मुंह भी छुपा रहे थे। तो आपकी वाली बात ये बहुत अहम सवाल है कि जिन लोगों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, अगर वही इन कामों में चल पड़े तो फिर क्या होगा। इसी वजह से पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो अपनी एक साइबर क्राइम एजेंसी बनाएगी जिसमें इस तरह के जो क्राइम्स होंगे उनको देखा जाएगा। क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, जैसे मैंने कहा कि मई 2024 में बनी, लेकिन ये अचानक बनी। मतलब हम बैठे बैठे 4 दोस्त ये फैसला करें कि हमने ऐसा करना है कि हमने एक मीडिया हाउस बनाना है, हमने कोई अखबार निकालना है, हमने कोई कारोबार शुरू करना है। अचानक जो है वो पैसे इकट्ठे किए और काम शुरू कर दिया। कोई रिसर्च नहीं की, कोई रूल्स नहीं बने, कोई ट्रेनिंग्स नहीं हुई। कुछ अफसरान से मेरी बात हुई और मेरे लिए हैरानी की बात थी कि इस सारे मामले में तकरीबन जो
80 to 90% स्टाफ है NCCIA का वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। अच्छा। तो उनका है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट अगर आगे चलता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उन्होंने जनाब साल, 1.5 साल, 2 साल यहाँ पे नौकरी करनी है और उसके बाद चलते बने। तो एक पैसे का जो लालच है, ये चीज़ जो कि साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, अब चीज़ें क्राइम की जो नौयत है वो ऑनलाइन हो गई है। अब हर चीज़ें जो है वो जो क्राइम भी है वो डिजिटाइज हो गया है। तो लोग जो कि ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन जिस तरह से आपने ही बताया है रियाज के एक तरफ देखा जाए तो अवाम की 1 लाख से ज्यादा शिकायत पड़ी हुई हैं और यहीं पर दूसरी जानिब अगर देखें तो FIR की बात करें तो सिर्फ 1700 FIR हुई हैं, तो फिर बाकी केसेस कहां गए? 1 लाख से ज्यादा हैं भाई शिकायत। देखिए, मेरी इस स्टोरी के सिलसिले में चंद लोगों से बात हुई FIA के, उन्होंने एग्जैक्टली ये बात की कि 1 लाख दरखास्तें हैं। हाँ। एक शहर के अफसर ने कहा कि हमारे पास 10,000 दरखास्तें आई हुई हैं और इसी तरह कुछ हज़ार जो हैं, मतलब कुछ 100 FIR हैं पूरे मुल्क में, 1700 समथिंग है। उन्होंने कहा कि लोग आते हैं उम्मीद लेके, हमारे पास दरखास्त लेके आते हैं, फॉलोअप करने आते हैं, कई दिन मुसलसल वो आते हैं। ख़वातीन आती हैं, बच्चियां आती हैं कि उनको हरासा किया जा रहा है, ऑनलाइन स्टॉकिंग की जा रही है, फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे हैं। लोग आते हैं इस उम्मीद पे। तो उस ऑफिसर ने मुझे कहा, और 1-2 लोगों ने भी एग्जैक्टली ये बात की, उन्होंने कहा हमारे पास 10-10 हज़ार केसेज हैं, हमारे पास मैन पावर का बहुत बड़ा इशू है। 10,000 केसेज हैं, मैं अगर 2 केसेज को भी परसू करना शुरू करूँ तो मुझे हफ्ता और 10 दिन लग सकते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि बताएं कि कैसे हम IOs जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, हमारे पास तो तादाद ही नहीं है। इस्लामाबाद में 24 के करीब हैं, इस तरह पिंडी देख लें, फिर दूसरे शहर हो गए, तो टोटल जो मुल्क भर में जो तादाद है वो 600 के करीब है। जो टोटल NCCIA के जो स्टाफ है 600 के करीब स्टाफ है, और IOs की तादाद है वो कम है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो केस टू केस देते हैं, मेरे साथ कुछ मामला हुआ तो मेरे केस को लेके वो फॉलो करेंगे, मुझे अपडेट्स देंगे। फिर उसके अलावा केस अगर कराची में मुल्ज़मान हैं उनको फॉलो अप करना, सारी चीज़ें। तो ये बहुत पेचीदा काम है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है कि इस सारे मामले को कैसे देखा जाए। मैन पावर का इशूज़ है, फाइनेंशियल इशूज़ है, ट्रेनिंग के इशूज़ हैं। मतलब हम देखें तो ये इदारा साइबर क्राइम से लड़ने के लिए बनाया गया था, ये तो खुद एक नया क्राइम सेंटर बन गया है। बिल्कुल ऐसी है, जैसे मैंने कहा कि पंजाब ने अपना एक बना लिया कि भाई ये तो अगर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनसे तो अपना आप नहीं संभाला जा रहा और हम अपनी बना लेते हैं। तो ठीक है, सूबों की सतह पे होना चाहिए, लेकिन वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए सेंटर के साथ, ताकि एक नेशनल कोहेजन और कोऑर्डिनेशन हो। अगर सूबे सिलोज में काम करना शुरू कर देंगे, अपने अपने होल्स में काम करना शुरू कर देंगे, तो एक नेशनल इस जो क्राइम है, जो डिजिटल जो मॉडर्न क्राइम है, उसको अगर आपने काबू पाना है तो एक कौमी हमीयत चाहिए होगी। अगर पंजाब खोल लेता है, KP खोल लेता है, खैबर पख्तूनख्वा खोल लेता है, या बलूचिस्तान और सिंध इस पे काम करते हैं, तो ये एक जो है वो तन्हाई में काम नहीं हो सकता है, कलेक्टिव एफर्ट इसके लिए चाहिए। तो यकीनन ये सवालात उठ रहे हैं कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, इसको बाकायदा तौर पर ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा लगाएं कि नेशनल साइबर क्राइम में अगर आपने स्टाफ बनना है तो जो चंद शराइत है उनमें से ये है कि आप कंप्यूटर लिटरेट हो, आप कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा हो। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता कि आपकी कोई साइबर फोरेंसिक्स में कोई एक्सपर्टीज है, क्या आपने डिजिटल फोरेंसिक्स में आपने कुछ किया हुआ है, आपने डिजिटल लिटरेसी के हवाले से क्या किया हुआ है, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है। डेटा के हवाले से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जब आपके पास किसी का फ़ोन आता है, किसी का लैपटॉप आता है, कंप्यूटर आता है, आपने किसी को ऑनलाइन किसी का डेटा और डिटेल्स चेक करनी है, तो आप सिंपल गूगल पे तो नहीं जाते, आपने बहुत सी चीज़ें जो है वो जानी होती हैं। इनकॉग्निटो लोग गए होते हैं, डार्क वेब है, इन सारी चीज़ों को समझना होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप बैठे हैं बस आपने जो है वो किसी का नाम लेके तो सर्च करना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे यहाँ देख रहे हैं कि ये मामला खुलता जा रहा है, बहुत बड़े बड़े अफसरान के नाम इसके अंदर आ रहे हैं। तो अफसराने बाला से जुड़े ये जो ताने बाने हैं, ये कड़ी आखिर कहाँ तक जाती है? क्या कोई हम कह सकते हैं कि कोई बड़ी सियासी या इंतजामी छतरी है जो इनको साया दे रही है? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि पिछले दिनों हमने देखा कि इन्होंने जो NCCIA के जो DG थे हाल ही में लगाए गए थे, और वो उनके जो है वो DG थे, तो उनको जब चेंज किया गया और जब ये सारा क्राइम हो रहा था तो फ़ौरन ये समझा जा रहा था कि अब जो NCCIA के DG हैं
उनको चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था कि ये जो सारा मामला है वो इनकी कड़ियां, जैसे कि आपने कहा, ऊपर लोगों तक जाती हैं। अब ये एक ऐसा चैलेंज है कि जब ऊपर तक जाती हैं तो उन्होंने सबसे पहले डीजी को चेंज करना मुनासिब समझा, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो ओवरऑल कंट्री वाइड चेंजेस हैं वो उन्होंने करनी है, और इस पर वो मुसलसल कोशिश जो है वो कर रहे हैं ताकि ओवरहॉलिंग का प्रोसेस शुरू किया जाए, क्योंकि ये इदारों के लिए बदनामी का बायस बन रहा है और बातें बहुत दूर दूर तक जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि शायद कई पर्दा नशीनों के इसमें नाम है। अच्छा रियाज, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, मुझे ये बताएं कि हमारी इतलात के मुताबिक हमें ये पता चला है कि ये जो तफ्तीशी अफसरान और इंस्पेक्टर्स हैं उनकी 80% तादाद जो है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो फिर इदारे की गैर जानिबदारी और दयानतदारी कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, शुरू में हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस भी किया कि अगर आपका 80% स्टाफ है जिसको पता ही नहीं है कि उसने साल बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, 6 माह बाद खत्म होने वाला है, तो वो तो पूरी कोशिश करेगा जिसको जितना पैसा मिल सके तो कितना पैसा बना सके, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पे तो पैसे का लेन देन चल रहा था। यानी मैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने वाला जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल होता है, मैं उसके बहुत से लोगों को जो है वो मेरा उनसे इंटरेक्शन रहा है, और वहाँ पे जो मुतासिरीन थे, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, ये चीज़ें जानकर अफसोस हुआ कि वहाँ भी बाकायदा तौर पे पैसे का लेन देन हो रहा है। अगर किसी को एयरपोर्ट पे या किसी को फ्लाइट से ऑफलोड किया जाता है तो बाकायदा तौर पे 12, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए तय होते हैं, और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो चालान और चीज़ें कमज़ोर की जाती हैं। अगले जो है चंद दिनों के अंदर 2 पेशियाँ और उसके बाद उनकी ज़मानत हो जाती है। तो ये एक ऐसा जो है वो मतलब FIA तो है ही है, लेकिन चूँकि NCCI ये एक डिफरेंट ऑटोनमस एंटिटी है, लेकिन FIA और ये जो भी डायरेक्टली लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनकी इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है, जॉब सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, उनकी एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, ये कुल वक्ती तौर पे आएंगे लोग और जो है वो फ़वायद लेंगे, और उसके बाद जब उन्हें पता है कि ऊपर से उन्हें आशीर्वाद हासिल है, और हमने देखा कुछ ऐसे पहले वीज़ा स्कैंडल का जो एक मामला आया उसमें कई लोगों के नाम आए, फिर उसके बाद FIA ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, कुछ लोगों को निकाला गया, फिर हमने देखा कि वीज़ा स्कैंडल में लोगों की जो है वो मिनिस्ट्री की सतह पे लोगों को हटाया भी गया, तो एक अच्छी जो है मजबूत पेशरफ्त थी। तो यहाँ पे भी ये होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। रियाज, टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास, लेकिन एक आखिरी सवाल है जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमें पता चला है कि पंजाब की जानिब से अपनी अलग साइबर एजेंसी बनाने का फैसला किया गया है, तो क्या ये जो फैसला किया गया है ये फेडरल इदारे पर अदम एतमाद का इजहार है, इसलिए ये बनाने जा रहे हैं? बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये वफाकी जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये उस पर एक किस्म की चार्ज शीट है, उस पर अदम एतमाद है कि आप तो ख़ुद इन्हीं कामों में मुलविस हैं जिन कामों से आपने लोगों को रोकना है और आपने लोगों की दादरसी करनी है। तो पंजाब ये बना रहा है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि पंजाब के साथ तमाम सूबे बनाएं, लेकिन एक नेशनल कोहेजन होना चाहिए कि मरकज़ के साथ उनका ताल्लुक़ हो, और जो मुजरिम पंजाब में या KP में या सिंध में, बलूचिस्तान में कहीं भी मौजूद है, उसका डेटाबेस यहाँ पे सेंटर में मौजूद होना चाहिए, वरना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अगर अलग-अलग इदारे काम करते हैं तो बिल्कुल बनाएं, लेकिन सबको मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन, अगर खुद तहकीकातें जो हैं वही शफाफ ना रहें तो फिर अवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा? इन इदारों पर सवाल तो उठेंगे, उंगलियां तो उठेंगी, लेकिन जवाब भी लिया जाएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएं कि लाहौर में LDA और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दरमियान हदूद का तयन ना होने से रेवेन्यू का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। करोड़ों रुपए की फीसें गायब हैं और कब्जा माफिया इस इबाम से भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। सवाल यह है कि जब इदारे ही गैर वाज़े हों तो कानून किस पर लागू होगा? इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा और फ़हीम अमीन। फ़हीम, सबसे पहले तो ये बात बताएं ना, ये बात क्लियर करें बल्कि कि क्या लाहौर जैसे बड़े शहर में LDA और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दरमियान हदूद का तयन करना इतना ही मुश्किल है जो इनसे हो ही नहीं रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मामला है ये नया नहीं है, और लाहौर में ये मसले जो हैं वो काफ़ी अरसा दराज से हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर जो है वो 3-4 इन्फोर्समेंट एजेंसियों के इस वक्त दायरा कार में आता है। एक जानिब LDA है, दूसरी जानिब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है,
फिर DHA, फिर कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। ठीक है। तो ये 3-4 अदारे हैं जो कि शहर में तामीरात के हवाले से निगरानी करते हैं। ठीक है। अब मामला ये है कि अब कुछ दिन कबल ये चीज़ सामने आई कि जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेशली कुछ इमारतों के मुतालिक LDA को लेटर लिखा कि ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसके ऊपर आप कार्रवाई करें क्योंकि ये हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आती। वो उसी तरह की कार्रवाई करें जो हमने कुछ अर्सा पहले स्टोरी भी की थी कि LDA को जब पता चलता है तो बाहर वाली दीवार गिरा के चले जाते हैं, अंदर काम उसी तरह से हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, और इस दफ़ा तो वो भी नहीं किया गया। अच्छा। असल में चीज़ ये होती है, तरीक़ाकार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग ने बनना होता है कमर्शियल, तो उस जगह को कमर्शियल करवाना पड़ता है और पूरे लाहौर में कमर्शलाइजेशन की जो जिम्मेदारी है अच्छा। वो LDA की है। और उसके बाद फिर उसका नक्शा पास करवाना है, और उसके बाद फिर उसमें जो जितनी भी एमिनिटीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर पर सिविल डिफेंस का NOC है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का, आप आजकल देखते होंगे कि जब भी कोई बिल्डिंग बनना शुरू होती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा लिखा जाता है कि दिस बिल्डिंग कंपाइल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का जो है वो SOPs पूरे कर रहे हैं। तो ये तो आपको जो गुलबर्ग में और इस तरह के इलाकों में नज़र आएंगे, लेकिन जब आप शालामार टाउन की तरफ जाएं या इस तरह के इलाकों में जाएं तो वहाँ पर बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं और वहाँ पर आपको EPA के ये नोटिस जो हैं वो दिखाई नहीं देते। तो मसला ये है कि जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसने लेटर लिखे हैं LDA को कि इन जगहों को जाकर देखें, यहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब कोई बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पर बनवानी होती है, किसी ने, कब्ज़ा माफिया ने, या जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स उठाते हैं, तो वो इसी तरह के ही लेटर लिखवा देते हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसको डिसऑन कर देती है। LDA ये समझ रहा है कि जी ये उसका सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इलाका है। जब तक ये चीज़ें सोल्यूशन की तरफ आती हैं या कोई इंस्पेक्शन की तरफ आती हैं तो वहाँ पर जो हैं वो कई मंजिला बिल्डिंग्स, फैक्ट्रियाँ, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज बन चुके होते हैं। इस तरह भी इसमें भी ये केस सामने आया जिसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने LDA को लिखा है और LDA इस हवाले से अभी तक बिल्कुल खामोश है। LDA ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि LDA का सबसे पहला काम था कि जिस जगह की निशानदेही सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने की है जहां पर बिल्डिंग बनना शुरू हुई, तो सबसे पहले किसी चीज़ को भी मद्देनज़र रखे बगैर उसकी कमर्शलाइजेशन जो कि सोलली LDA की जिम्मेदारी है उसको वो चेक किया जाता है। उसके बाद दीगर चीज़ें चेक की जाती है। लेकिन अलमिया ये है कि अभी तक वो बिल्डिंग तेज़ी से बन रही है। वहाँ पर जिन लोगों ने जो पैसे इकट्ठे करने थे निचले तबके ने, वो भी इकट्ठे कर लिए हैं और ये लेटर लिख के अब ये फाइलों में लग चुके हैं। तो सिचुएशन ही ऐसी है ना फ़हीम, जब इदारे खुद अपनी जिम्मेदारियां वाज़ेह ही नहीं कर पाते तो फिर रेवेन्यू के नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन कहेगा कि भाई हाँ जी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है? ये बिल्कुल आपने रेवेन्यू का जो सवाल उठाया है वो रेवेन्यू के ऊपर मैं बात करूं तो एक बिल्डिंग जो है जो बनती है, फॉर एग्जांपल एक 4 कनाल की बिल्डिंग जिसका ये जिक्र किया गया है, तो अगर वहां पर अगर आप 4 कनाल में से आप ये समझ लें कि 1 कनाल ज़मीन के पैसे जो हैं उसकी कमर्शलाइजेशन के हैं और उस जिस जगह पर ये जगह है वहाँ पर कम से कम 8-10 करोड़ रुपया जो है वो 1 कनाल का रेट होगा। तो यानी कि कमर्शलाइजेशन की मद में तो कोई करोड़ों का नुकसान सीधा सीधा हो गया। उसके बाद आप नक्शा फीस, वो LDA को नुकसान हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो बाय लॉज होते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने के, उन बाय लॉज के ऊपर जब उसकी अप्रूवल नहीं ली जाएगी तो उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं होगा। और उसमें बाय लॉज में ख़ास तौर पर आजकल जब भी LDA या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करता है कोई बिल्डिंग पास तो उसमें ख्याल रखा जाता है कि यहाँ पर पार्किंग का मसला इस बिल्डिंग के बाहर ना हो, पार्किंग बिल्डिंग के अंदर ही हो। तो जब बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पर बनाई जाती है तो उसमें इन चीज़ों का भी नहीं ख्याल रखा जाता, ना वासा के SOPs का ख्याल रखा जाता है। और उसके बाद फिर जो बिल्डिंग बन जाती है उसके गिरदो में जो लोगों को मसाइल पेश आते हैं उसकी शिकायत फिर अमूमन जो है वो आपको कभी रोड बंद आपको नजर आएगा, कभी कुछ आपको इस तरह के मामला नजर आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं और इसके ऊपर जब एक अदारा दूसरे अदारे को एड्रेस करता है तो उसके पीछे की जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको भी ज़रूर देखना चाहिए। और क्योंकि ये दिनों में इदारे अपनी मनमानियां कर रहे हैं, लोग मनमानियां कर रहे हैं। स्टोरी के आगाज में हमने बात की थी कब्जा माफिया की कि इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा जो है वो कब्जा माफिया उठा रहा है, लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि कब्जा माफिया को आखिर इतनी खुली छूट किसने दी है कि वो करोड़ों रुपए की फीसें जो हैं वो हजम कर जाएं और कोई उनको पूछे भी ना? आज से ना तकरीबन कोई 2 महीने पहले सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो हैं उन्होंने CO लाहौर को जो है एक मरासला लिखा जिसमें बताया गया कि कुछ बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर
मुख्तलिफ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं, जिनको आप कह लें कि जाली तौर पर वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स थे। हाँ, ये हमारे जराए ने हमें बताया था कि ये जो इंस्पेक्टर हैं वो भी जाली हैं। कब्जा माफिया तो एक तरफ, ये इंस्पेक्टर भी जाली निकल आए हैं। होता ये है कि जो ZOPs हैं जोन्स के, उन्होंने अपने नीचे जो लोग हैं उनको खुद अपनी तौर पर इलाके अलॉट किए हुए हैं, जबकि ये सोली जुरिडिक्शन जो है उसकी तैनाती जो है वो सेक्रेटरी लोकल बोर्ड के ऑर्डर्स के ऊपर होती है। और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर CO लाहौर को मरासला लिखा है और उसमें 2 रिमाइंडर भी डाल दिए हैं कि आप मेरे इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कोई किसी को किस तरह इलाका दे सकते हैं। अब वो जो जाली इंस्पेक्टर हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं वो एंटी करप्शन वालों ने पकड़े भी हैं, जो कि जाली बिल्डिंग्स बनवा रहे थे। और इसी तरह के लोग जो हैं उनमें पूरा माफिया ऊपर तक आता है। जब हदूद का तयन नहीं होता तो वो उसका भी फायदा उठाते हैं। उसके बाद फिर ये सारी चीजें जो हैं वो यानी कि सरासर ये जो मिली भगत चल रही है वो सिर्फ निचले अफसरान तक महदूद नहीं रह गई है, ये ऊपर तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। ये एक रास्ता निकालना होता है। जब आप कोई कब्जा माफिया है, अगर उन्होंने किसी जगह पर बिल्डिंग बनानी है, क्योंकि जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसके बाद फिर ऑनरशिप का पैटर्न जो है वो फिर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। अगर कब्जा माफिया किसी जाली कागजात लेकर उसके ऊपर बिल्डिंग बना देता है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की मदद से, उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है कि जी इस बिल्डिंग के ऊपर जो जगह के ऊपर बिल्डिंग किसने बनाई, तो कब्जा माफिया कहता है हमने बनाई। तो वो फिर जब वो चेक करते हैं वो कहते हैं भी आपकी जगह पर ये कैसे बना सकता था, बिल्डिंग आप सोए हुए थे। लेकिन वो ये आगे से पता चलता है कि जनाब कब्जा माफिया ने तो 3-4 महीने में लगा के बिल्डिंग खत्म कर दी, सारा कुछ मुकम्मल हो गया। हाँ। इसमें फिर जो मलकियत के मामला जो है वो कब्जा माफिया की तरफ आ जाते हैं। अब थोड़ा सा मसला ये आ गया है कि जो हमने बात यहाँ से शुरू की कि हदूद का तयन, हाँ, अब ये हदूद का तयन जो है इसकी वजह से ख़ास तौर पर मैं बात करूं तो नश्तर टाउन का पूरा इलाका जो है इस वक्त 3 जगहों पे गिरा हुआ है। एक जानिब DHA जिसने बाकायदा तौर पर कुछ मौजाजात के नोटिफिकेशन किए हैं कि यहाँ के नक्शे हम पास करेंगे, कुछ के LDA ने पास करने हैं। उसके बीच में कुछ थोड़ा सा इलाका जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का आ जाता है। और वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो लोग हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस हदूद के तयन के ना होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी जानिब से अनगिनत जो हैं वो गैर कानूनी इमारतें जो हैं वो उन इलाकों में बनाई जा रही हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो हर इदारे की अपनी जो है उन्हें अलॉट तो कर दी गई हैं, जिस तरह से आपने हमें बताया। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कमर्शलाइजेशन की बात करें तो वो LDA की जिम्मेदारी है, ठीक है, तो फिर ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या फिर दीगर इदारे जो हैं इस अमल में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? देखिए, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है ये बात कर रही है कि हमारे पास बिल्डिंग कंट्रोल है। अब जब बिल्डिंग कंट्रोल उनके पास आ गया तो उस जिस जगह पे कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पर फिर एक प्लानिंग के तहत ये डिस्प्यूट खड़ा किया जाता है कि जी कि ये जगह जो है वो LDA की जुरिडिक्शन में आती है और LDA जो है उसके पास उस जगह का जो है जुरिडिक्शन ही नहीं होता। ये मुद्दा उठाने का मकसद भी हमारा यही है ना, देखना ये है कि हुकूमत इन इदारा जाती कमजोरियों को आखिर दूर कैसे करेगी, या फिर लाहौर का नक्शा सिर्फ करप्शन की नई दास्तान बनकर रह जाएगा। आप सबको भी सोचना पड़ेगा और हुकाम बाला को भी सोचना पड़ेगा। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि फैसलाबाद समेत पंजाब के 6 अजला में महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के तरक्याती मंसूबों में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियां हुई हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट ने सब कुछ बेनकाब कर दिया है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम इजाफी तौर पर कैसे अदा कर दी गई और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इस सारे मामले पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं नुमाइंदा फैसलाबाद रुबाब चीमा। रुबाब, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आखिर ये खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियाँ जो हुई हैं वो कैसे हो गई और जो निज़ाम निगरानी है वो कहाँ पर था? जी बिल्कुल फरजाना, फैसलाबाद में महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्कर्स पंजाब की जानिब से जो है फैसलाबाद समेत 6 अजला में जो है वो खिलाफ कानून रद्दोबदल करके जो है मुख्तलिफ तमीर व मरम्मत के जो मंसूबे हैं उसमें जो है करोड़ों की करप्शन की गई है। करप्शन कितनी की गई है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फैसलाबाद की तो फैसलाबाद में 14 करोड़ 47 लाख रुपए से ज़ायद जो रकम है इसकी जो है खमियाजा कौमी ख़जाने को भुगतना पड़ा है। भारी अदायगियाँ की गई हैं, जबकि मामला सामने आने के बावजूद भी फ़िलहाल तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया।
और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि इसके साथ 6 दीगर अजला ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो करोड़ों रुपए जो हैं अज़ाफ़ी जो है उसकी वजह से कौमी ख़जाने को नुकसान उठाना पड़ा है। अब इतनी ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ की गई हैं तो क्या महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पंजाब जो था उन मंसूबों की बाकायदा जाँच पड़ताल नहीं की गई थी उनकी जानिब से, या फिर हम ये कहें कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई पर जो है वो काम चलाया गया था? फरजाना यही तो बात है, कागजी कार्रवाई तक तो काम होता ही है, सबसे पहले काम ही यहाँ से शुरू किया जाता है। बिल्कुल इस हवाले से बात भी की गई, लेकिन जब ये सब हो रहा था इसका एक सिनेरियो अलग है। मतलब तमीर व मरम्मत के लिए जो सामान ख़रीदा जाना था वो अगर उसी टाइम पे जिस वक्त इस जैसे 2024 में इसके लिए ये रकम जारी की गई थी, अगर उस वक्त इसकी खरीदो फरोख्त कर ली जाती, इन तमाम सड़कों के काम को पेंडिंग ना किया जाता, तो जो हुकूमत की जानिब से पैसे दिए गए थे वो सारा सामान उन्हीं ही पैसों में आ जाना था। लेकिन हमारे वर्कर्स, हमारी कह लें इंतज़ामिया की सुस्त रवि या फिर कह लें आला हुकाम की सुस्त रवि ये थी कि उस टाइम जो है वो मामले को डिले करते गए, बहुत स्लोली काम किया, बहुत सुस्त रवि से काम जो है वो करते रहे। फिर वक्त के साथ चीज़ों में जो है वो उतार चढ़ाव आया, महंगाई हुई, हर चीज़ में महंगाई हो गई, सीमेंट हो गया, रेत हो गई, बजरी हो गई, सरिया हो गया, इनकी कीमतों में जब इजाफा हुआ तो फिर ये भारी बोझ जो है फिर ये कौमी ख़जाने पे आ गिरा। ठीक है, उनको जो है वो कौमी ख़जाने को में जो है ये इसकी जो बेज़ाब्तियाँ हैं उसका सामना जो है वो सरकार को करना पड़ा। सिर्फ ये अगर टाइम पे काम हो जाता तो इतना ज़्यादा नुकसान शायद ना हो पाता। आप इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि किस इलाके में कितनी रकम जो है वो अज़ाफ़ी खर्च की गई है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे ये जो भी 6 अजला हैं उनमें जो है ये जो बात है ये जुलाई 2024 की है। अच्छा। इसमें फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ और इसमें तोसा और बहावलपुर और लाहौर और बक्कर में जो है महकमा कम्युनिकेशन की जो आप कह लें तरजीहात हैं उनमें शायद कुछ कमी थी, या उनके वर्कर्स जो हैं वो रफ्तार से काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद में जो है 14 करोड़ 47 लाख और जो रुपए हैं उनकी अजाफी बोझ जो है वो खजाने को भुगतना पड़ा, उसका बोझ जो है वो लेकिन मतलब इतनी बड़ी रकम फैसलाबाद डिवीजन में सबसे ज्यादा मतलब 14 करोड़ 47 लाख रुपए आप बता रही हैं, तो इतनी ज्यादा रुपयों की अदायगियां आखिर ये रकम किसके हुक्म पर रिलीज की गई थी? ये हुक्म, ये जो रकम है ये सरकार की जानिब से महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्कर पंजाब जो हैं उनको अलॉट की गई थी कि ये इस तमाम रकम के ज़रिए जो है वो सड़कों की तमीर व मरम्मत की जाएगी, मुख्तलिफ पुल बनाए जाएंगे। जबकि आपको बता चलूँ कि फैसलाबाद में अरसा दराज से जो है वो पुल बन रहे हैं और जनाब सड़कें जो हैं उनकी तमीर व मरम्मत का काम किया जा रहा है। तो क्या उस रकम के ऊपर कोई चेक नहीं रखा गया कि ये जो रकम जिस चीज़ के लिए अदा की जा रही है क्या उस पर लगी भी है या नहीं लगी है? बिल्कुल, आपको पता है कि हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तानी जो हैं उनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, खुसूसन वर्कर जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दिमाग का, तो उनकी जाने से वो दिमाग खुर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, करप्शन इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से जो है अपने दिमाग को वहाँ पे चलाया जाए और करप्शन की जाए और अपनी जेबें भरी जाएं। तो इसी तरह अफसराने वाला को तो रिपोर्ट बना के दे दी जाती है, हफ्ता वार माहाना वार जो रिपोर्ट बनती है उसमें तो जी बता दिया जाता है कि इतना जो है रोड पे इस कदर काम हो चुका है, इतने फुट काम हो चुका है, इतने 100 फुट काम हो चुका है। लेकिन जब ये तो फ़र्ज़ बनता है हमारे अफसरान का, हमारी इंतज़ामिया का, कि वो बाकायदा इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करे, वहाँ पर विजिट किया जाए कि जो रिपोर्ट हमें बताई गई है, बना के दी गई है, आया इसके मुताबिक काम हो भी रहा है कि नहीं। जब हमारे अफसरान की तरजीहात बदल जाती हैं, इधर उधर वो लग जाते हैं, तो फिर वर्कर्स को भी अपने जेबें भरने का जो है वो मौका मिल जाता है, जिसकी जो है हमारे सामने इस वक्त जो ये रिपोर्ट है, तो ये जितने भी मंसूबे दिखाए जा रहे थे बज़ाहिर कि भाई हमने ये मंसूबे जो हैं इनका आगाज करना है और उनके मंसूबों के ऊपर ही जो है वो रकम वसूल की गई है, तो क्या ये तमाम मंसूबे वाकई मुकम्मल हुए हैं या फिर अगेन मैं फिर वही बात करूंगी कि सिर्फ कागजों में मुकम्मल हुए हैं?
अभी तक ये कागजों में भी सारे मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए फरजाना। अच्छा। अभी कागजों में भी इनकी जो है वो इनके हवाले से काम जारी है। अभी बताया जा रहा है कि बहुत सारे रोड जैसा कि फैसलाबाद से जड़ामाला रोड जो है उसकी तामीर जारी है। चिन्योट रोड जो है वो भी अभी तक जो है वो बन रहा है, अभी भी उसकी जो काम है उसकी तामीर है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। कुछ हिस्सा जो है वो रोड का बन गया है, कुछ हिस्सा जो है अभी भी बन रहा है। इसी तरह जड़ामाला रोड भी जो है उसकी भी तामीर व मरम्मत का काम जारी है और ये काम साल साल से मैंने आपको बताया कि चलता आ रहा है। अरसे दराज से शहरी जब यहाँ से सफ़र करते थे, टूट फूट का शिकार सड़कों की वजह से गाड़ियों का नुकसान, जानी नुकसान, बहुत सारे हादसात का बायस ये रोड बनते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो लगाने के लिए, इन रोड्स को बनाने के लिए सरकार की जाने से पैसे दिए जाते हैं, वो पैसे अगर इनके ऊपर लग जाएं तो ना तो हमें जानी नुकसान उठाना पड़े, ना ही हमें जो है वो अपनी गाड़ियों का और दीगर जो हमारा सफ़र है वो भी महफूज हो सके। लेकिन हमारे जो रिपोर्ट सामने आई है, जाहिर है मामला तो जब खुला तो रिपोर्ट पेश की गई ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से, तो क्या उस रिपोर्ट के बाद किसी अफसर या ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, किसी को कोई सजा मिली? बिल्कुल, ये मामला जो है ना ये नवंबर दिसंबर में जब ऑडिट हकाम की जानिब से ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई तो उसमें उठाया गया था। उसमें ये जो बाकायदा इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया गया और तमाम अफसरान बाला से इसके मतलब जब पूछा गया तो उनकी जानिब से फिर जाहिर बात है, आपको पता है कि वही रटी रटाई बातें, हम इनको दोबारा से चेक करेंगे, चेक किया जाएगा ये रकम जो है, ये तमाम तर सामान जो है वो वक्त पे क्यों नहीं ख़रीदा गया और अभी तक कितना काम बाकी है, कितना सामान मज़ीद लिया जाएगा, इस तरह की बातें तो अफसरान जानिब से की ही जाती हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट है इसके ऊपर ऑडिट हुकाम की जानिब से यही एक्शन लिया गया है कि फिल फॉर जो है तमाम तर जो कौमी ख़जाने को नुकसान उठाना पड़ा है वो रकम जो है इनसे वापस ली जाए, वो तमाम सामान जो ख़रीदा गया है उसकी लिस्टें ली जाएं, जो नहीं ख़रीदा गया, जो महंगा ख़रीदा गया है वो किस बिहार पे ख़रीदा गया, इस तमाम हवाले से हर बार हमने देखा है कि ये जो एहतसाब का अमल होता है ना वो सिर्फ रिपोर्टों तक ही महदूद हो जाता है, अमली इक़दाम हमें दिखाई नहीं देते हैं। अमली इक़दामात फरजाना, जिन्होंने अमली इक़दामात करने हैं, अगर वही इस सारी मिली भगत में शामिल होंगे तो अमली इक़दामात कैसे होंगे? ये सिलसिला सिर्फ यही वर्कर्स तक नहीं रुक जाता। ज़ाहिरी बात है कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिल रही होती है, इनकी वो नुमाइंदगी जो है कोई ना कोई बंदा तो कर रहा होता है, कोई तो इनको जो है वो शेयर दे रहा होता है, तो तभी वर्कर भी इतना बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। जब आला हुकाम को, अफसरान को उनका हिस्सा मिल रहा है तो फिर आपको पता है कि कार्रवाइयाँ और रिपोर्टें तो इसी तरह बननी हैं और इसी तरह जो है वो काम होने हैं। जिन अफसरान के कहने पे ये रकम रिलीज की गई, अभी तक उनसे भी कोई सवाल नहीं किया गया है। अभी तक इस हवाले से कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों वक्त पे काम मुकम्मल नहीं हुआ, क्यों जिस वक्त ये रकम जारी की गई उस वक्त तमाम तर चीज़ों की ख़रीदारी क्यों नहीं की गई, काम इतनी सुस्त रवि से क्यों हुआ, और वक्त के साथ जब सीमेंट और रेत और बजरी और सरिया वगैरह की कीमतें बढ़ती गई हैं तो ये जो रिपोर्ट है ना इसके अंदर इन्हीं तरह के बिल जो हैं वो शामिल किए गए हैं कि हर दूसरे दिन जब रेट ज़्यादा हो गया है तो उस हवाले से कौमी ख़जाने के इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो इन रोड्स के ऊपर लग गए हैं। जबकि ऑडिट हुकाम की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये तमाम तर रकम आप अलाट की गई थी तो उस वक्त इसकी उस हिसाब से ख़रीदारी क्यों नहीं की गई। जब कोई, आपको पता है जब भी कोई सड़क बननी होती है, कोई पुल बनना होता है तो उसके लिए प्रॉपर एक स्केच तैयार किया जाता है। पहले उसका तमाम तर जो टेंडर है वो पेश किया जाता है कि हमें कितनी रकम की ज़रूरत है, हमें इसमें क्या क्या चाहिए है, वो तमाम टेंडर के मुताबिक ही जो है सामने आ गया है। ये मुद्दा हमने अपनी आवाम के लिए रख दिया है। अब देखना ये है कि हुकाम सिर्फ रिपोर्टों पर कार्रवाई का दावा करेंगे या फिर वाकई खजाने से निकली हुई ये रकम वापस भी लाई जाएगी। अवाम के टैक्स का पैसा अमानत है और अमानत में खयानत कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह।